हेलो स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर विद सी एंड सी प्लस प्लस। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में मेमोरी एलोकेशन के बारे में। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अब हम लोग आ रहे हैं अपने पार्ट नंबर 2 पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए, मेमोरी मतलब डायनामिकली अगर हम लोग मेमोरी को एलोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज में कौन से फंक्शंस और ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम इज नोन एज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब जब आपका प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है उस वक्त अगर आप मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं तो इसे आप लोग कहेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज इज पॉसिबल बाय 4 फंक्शंस। और ये जो फंक्शंस हैं हमारे, ये कौन सी फाइल में, आप इनकी जो डेफिनेशन है कौन सी हेडर फाइल में मिलती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या stdlib.h। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको ये इसी फाइल में मिल जाएगी, तो इसके लिए आप लोग चेक कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो stdlib.h अगर आप टर्बो सी पर काम कर रहे हैं तब तो आपको इस फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सी फ्री में आप काम कर रहे हैं तो इंक्लूड करना भी पड़ता है और नहीं भी, तो ये चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मेमोरी एलोकेशन के जो 4 फंक्शन हैं सी लैंग्वेज के, वो उनकी जो डेफिनेशन है वो कौन सी फाइल में अवेलेबल है या कौन सी फाइल में वो मिलती है, तो आप लोग कहेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। फंक्शंस कौन कौन से हैं? पहला फंक्शन है मैलॉक, दूसरा फंक्शन कैलॉक, तीसरा रीएलॉक और फोर्थ फ्री। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अगर आप सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आपको 4 फंक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। वो चारों फंक्शंस हैं मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक और फ्री। आगे हम लोग इन फंक्शंस को एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो फंक्शंस हैं ये वैसे तो सी लैंग्वेज के फंक्शंस हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में भी ये वर्क करते हैं। लेकिन इन चारों के अलावा सी प्लस प्लस 2 ऑपरेटर्स को भी डिफाइन करती है। उन ऑपरेटर्स के नाम है न्यू और डिलीट। ये दोनों फंक्शंस नहीं हैं, दे आर ऑपरेटर्स। ये दोनों केवल सी प्लस प्लस में यूज होंगे, ये सी में नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन जो सी के चारों फंक्शंस हैं मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक और फ्री, आप इन्हें सी में भी यूज कर सकते हैं और आप इन्हें सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें केवल सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस में डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए न्यू और डिलीट ये 2 ऑपरेटर्स यूज होते हैं। न्यू मेमोरी को एलोकेट करने के काम आता है और जो डिलीट है ये मेमोरी को डी एलोकेट मतलब वापस लेने के काम आता है। ठीक है। अब ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है ये कौन सी मेमोरी से होता है? हीप से आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो दे आर आल्सो कॉल्ड फ्री स्टोर ऑपरेटर्स, क्योंकि फ्री स्टोर आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था हीप, तो उसके ब्रैकेट में मैंने लिखा था फ्री स्टोरेज। अब क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे न्यू और डिलीट, ये दोनों उस फ्री स्टोर से मेमोरी को एलोकेट करते हैं, इसलिए इन्हें फ्री स्टोर ऑपरेटर भी कहते हैं। पॉइंटर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिस्टम इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो ये जो मेमोरी एलोकेशन होता है डायनामिकली, इसके लिए जो सपोर्ट आपको चाहिए वो किसके थ्रू होती है? पॉइंटर्स के थ्रू। मतलब पॉइंटर के थ्रू ही आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। ओके। कैसे करते हैं इसे हम लोग अपने 3rd लेक्चर में समझेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं मैलॉक फंक्शन की। एक्चुअली इस फंक्शन के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग अपने जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे सब में मेमोरी को जो एलोकेट करेंगे वो मैलॉक से ही करेंगे।
दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर एलोकेटिंग ब्लॉक ऑफ मेमोरी एट रन टाइम. ओके, this function reserve a block of memory of the given size and return a pointer of type void. इस लाइन को समझना है. जब आप इस फंक्शन को रन करेंगे तो ये आपको अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करेगा. ओके, और रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा एक पॉइंटर जिसका टाइप क्या होगा? void. ठीक है, जिसका टाइप क्या होगा? void. अब void पॉइंटर का मतलब आपके लिए क्या हुआ? ये जो void पॉइंटर होता है ये इंडिकेट करता है उस रीजन के बारे में, मतलब मेमोरी के उस एरिया के बारे में या उस ब्लॉक के बारे में जिसका डाटा टाइप अननोन है. ओके, अगर आपको malloc फंक्शन एक void पॉइंटर रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब है जिस ब्लॉक को वो आपको रिटर्न कर रहा है उसका डाटा टाइप अननोन है, मतलब वो इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है. ठीक है, अब क्योंकि डाटा टाइप अननोन है तो मुझे उसे नॉन बनाना पड़ेगा. ठीक है ना, क्योंकि जो void पॉइंटर है वो एक अननोन डाटा टाइप को रिप्रेजेंट या इंडिकेट करता है. अब उस अननोन डाटा टाइप को नॉन डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं टाइप कास्टिंग. तो टाइप कास्टिंग का मतलब आप इतना याद रखिए कि कन्वर्जन ऑफ वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग. अगर आप किसी डाटा टाइप को किसी दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है टाइप कास्टिंग. अब आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है. पहली, टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग कन्वर्जन ऑफ वन डाटा टाइप इनटू अनदर डाटा टाइप. सेकंड, void पॉइंटर. क्योंकि malloc फंक्शन जब भी आपको एक मेमोरी का ब्लॉक एलोकेट करेगा तो रिटर्न में वो आपको क्या देगा? void पॉइंटर. void पॉइंटर किसे इंडिकेट करता है? void पॉइंटर इंडिकेट करता है एक ऐसे मेमोरी ब्लॉक को जिसका डाटा टाइप अननोन होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कहता है इफ इट फेल टू एलोकेट एनफ स्पेस एज स्पेसिफाइड इट रिटर्न अ नल पॉइंटर. अब मान लीजिए आप लोगों ने malloc फंक्शन को रन किया. अब malloc फंक्शन को आपको मेमोरी एलोकेट करनी है. ठीक है, अब जितनी मेमोरी आपको रिक्वायर्ड है, जितनी मेमोरी आप लोग चाहते हैं, अगर उतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो malloc आपको मेमोरी तो नहीं दे पाएगा. तो वो रिटर्न क्या करेगा? अब वो रिटर्न करेगा एक नल पॉइंटर. ओके, तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि वो रिटर्न में क्या नल तो नहीं दे रहा है. अगर वो नल रिटर्न कर रहा है तो फिर इसका मतलब है आप प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जब आपके पास मेमोरी नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम रन ही कैसे करेगा. ठीक है, तो अगर आपको मेमोरी मिलती है, असाइन हो जाती है, तो वो आपको void पॉइंटर देगा. void पॉइंटर मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो इंडिकेट कर रहा है अननोन डाटा टाइप को. अगर मेमोरी नहीं मिलती है किसी कारण से तो वो नल पॉइंटर को रिटर्न करेगा. ठीक है, इट डज नॉट इनिशियलाइज मेमोरी सो इट हैज गार्बेज वैल्यू इनिशियली. ये बात और याद रखनी है कि जो malloc फंक्शन होता है वो मेमोरी तो एलोकेट कर देता है आपको, लेकिन वो मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता. ओके, मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू नहीं देता, जिस कारण वो गार्बेज वैल्यू इनिशियली ले लेता है. इसे हम लोग बाद में समझ लेंगे, लेकिन बस आप ये याद रखिए कि malloc फंक्शन मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता. calloc फंक्शन करता है, 0 से इनिशियलाइज करता है, लेकिन malloc फंक्शन मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता. अब इसका सिंटैक्स समझते हैं. तो सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंटर नेम. अब पॉइंटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, आपको मेमोरी नहीं मिलती है, आपको मेमोरी का एड्रेस मिलता है. ओके, अब जब आपको मेमोरी नहीं मिलेगी, मेमोरी का ब्लॉक तो
हीप में होगा, आपको मिलेगा एड्रेस। अब एड्रेस को किसके अंदर स्टोर करेंगे? आप एड्रेस को स्टोर करेंगे एक पॉइंटर में। ये तो आप लोगों ने सी में पढ़ा है। तो जरा इस सिंटैक्स को दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? पॉइंटर नेम इक्वल टू कास्ट टाइप स्टार। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया कि जो मैलॉक रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर मतलब अननोन डाटा टाइप। अब अननोन डाटा टाइप को आपने एक नॉन डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। तो ये जो लिखा है कास्ट टाइप स्टार, इसका मतलब है कि आप जो भी मेमोरी ब्लॉक आपको मिला है उसकी टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब उसे नॉन डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद फंक्शन का नाम मैलॉक और ब्रैकेट में बाइट साइज। जितने बाइट्स का स्पेस आपको चाहिए उतनी बाइट्स आपने यहाँ पर लिखनी है। ओके, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। आपने एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया पीटीआर, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, ठीक है। अब आपने इस पीटीआर को मेमोरी एलोकेट करनी है, तो आपने लिखा पीटीआर। सबसे पहले आप मैलॉक देखिए, आपने लिखा मैलॉक 50 इंटू साइज ऑफ इंट। अब यहाँ पर 50 इंटू साइज ऑफ इंट को समझ लीजिए। पहले आपने मान लीजिए 50 इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करना है। ओके, अब इंटीजर का साइज, या तो आप इंटीजर का साइज डायरेक्ट दे दीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पहले से ही पता हो कि इंट कितना बाइट्स लेगा, क्योंकि वो 2 बाइट्स भी ले सकता है, वो 4 बाइट भी ले सकता है। तो इसलिए अपने आप करने से अच्छा है आप ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर डाल दें? साइज ऑफ। साइज ऑफ क्या करेगा? आपने लिखा साइज ऑफ इंट। तो जिस सिस्टम पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ उस सिस्टम के लिए इंट डाटा टाइप का जो भी साइज होगा वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर इंट डाटा टाइप 4 बाइट का स्पेस लेता है, तो साइज ऑफ इंट ये मुझे 4 बाइट्स रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए मुझे 50 इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर करना है, तो एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए मुझे 4 बाइट्स चाहिए, तो 50 को स्टोर करने के लिए मुझे कितनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है 50 इंटू 4 200। तो इसलिए मैंने लिखा 50 इंटू साइज ऑफ इंट। तो एक इंटीजर का जो भी साइज होगा उसकी 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई से एक फिगर बनेगी, वो इस मैलॉक को पास हो जाएगी। ओके, अब मैलॉक 200, यहाँ पर हमारे केस में 200 बन रहा है 50 इंटू 4, तो मैलॉक 200 बाइट्स का स्पेस आपको एलोकेट कर देगा। ओके, लेकिन अब हम लोग जब ऊपर डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि जो भी मेमोरी आपको मिलेगी तो मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर का मतलब ये हो गया अननोन डाटा टाइप, लेकिन आपने उसे तो कन्वर्ट करना है डाटा टाइप में, इसे तो टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है इंट स्टार, ये एक तरीके की टाइप कास्टिंग है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंटर को ये मेमोरी दी जा रही है या जिस पॉइंटर को ये मेमोरी का एड्रेस दिया जा रहा है वो पॉइंटर खुद किस टाइप का है? वो इंटीजर टाइप का है। तो इस मेमोरी का भी डाटा टाइप कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो मैं इसकी टाइप कास्टिंग करूँगा। इससे पहले मैंने लिख दिया इंट स्टार, तो यहाँ पर ये टाइप कास्टिंग हो गई। जो भी मेमोरी ब्लॉक मुझे मिलेगा वो होगा वॉइड पॉइंटर और मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में। ओके, बात क्लियर हो गई। इस तरीके से मेरा मैलॉक फंक्शन मुझे 200 बाइट्स का स्पेस एलोकेट कर देगा। अब ये स्पेस मुझे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से पॉइंट करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अपने 3rd लेक्चर में। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा कैलॉक। द कैलॉक फंक्शन allocate multiple block of requested memory. Number 2, it initialize all bytes to 0.
ठीक है, तो मैंने पीछे बताया था कि जो मैलॉक होता है वो जो भी मेमोरी आपको देगा उसे इनिशियलाइज नहीं करेगा, लेकिन कैलॉक फंक्शन उसे इनिशियलाइज करता है और इनिशियल वैल्यू कितनी देता है, 0। इट रिटर्न नल इफ मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि भाई अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो आपको रिटर्न क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। द सिंटेक्स ऑफ कैलॉक फंक्शन इज गिवन बिलो। इसका सिंटेक्स क्या है, सेम सिंटेक्स है, कहीं कोई चेंज नहीं है। मैलॉक और कैलॉक में एक जो इसके सिंटेक्स में एक बेसिक डिफरेंस है कि मैलॉक केवल एक पैरामीटर लेता है, उसने लिया था पीछे अगर आपको याद हो बाइट साइज, केवल एक पैरामीटर लिया था कि आप कितनी बाइट्स चाहते हैं। ओके, यहाँ पर ये 2 पैरामीटर्स लेगा, कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर मैंने लिखा है कैलॉक के बाद अगर आप देखेंगे नंबर्स कोमा बाइट साइज, नंबर में आएगा कि आपको कितने ब्लॉक्स चाहिए, मतलब कितनी मेमोरी या कितने एलिमेंट्स को आप स्टोर करना चाहते हैं। जैसे हमारे लास्ट एग्जाम्पल में 50 ब्लॉक्स थे। और उसके बाद आता है बाइट साइज कि एक एलिमेंट के लिए कितना साइज है। ओके, तो इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आ जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल की तरह हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंटर लिया इंटीजर टाइप का और उसके बाद मैंने एक वो कमांड लिखी कैलॉक फंक्शन की ptr, फिर इक्वल टू ब्रैकेट इंट स्टार, ये तो टाइप कास्टिंग हो गई, फिर कैलॉक। अब लास्ट एग्जाम्पल और इसके अंदर डिफरेंस देखिए, वहाँ पर मैंने लिखा था 50 इंटू साइज ऑफ इंट। क्यों, क्योंकि मैलॉक केवल एक पैरामीटर लेता है, तो मैं 50 कोमा साइज ऑफ इंट नहीं लिख सकता था। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने लिखा 50 कोमा साइज ऑफ इंट। तो ये फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, पहले आएगा 50 कोमा साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट आपको रिटर्न में क्या देगा, साइज ऑफ इंट आपको रिटर्न में देगा 4। तो ये लाइन बनेगी ptr इक्वल टू इंट ब्रैकेट में इंट स्टार ब्रैकेट क्लोज कैलॉक फिर ब्रैकेट स्टार्ट 50 कोमा 4। तो इसका मतलब ये हो गया जो कैलॉक फंक्शन है आपको 4 बाइट्स के 50 ब्लॉक्स एलोकेट कर देगा। ठीक है, तो 4 बाइट के 50 ब्लॉक का मतलब टोटल बाइट्स कितनी हुई 200, और लास्ट एग्जाम्पल में भी 200 मिल रही थी। ठीक है, तो दोनों लगभग सेम ही काम करेंगे, बस दोनों का थोड़ा सा मेथड अलग है। मैलॉक फंक्शन केवल एक वेरिएबल एक पैरामीटर लेता है और ये 2 पैरामीटर्स लेता है। इसके बाद हमारा एक फंक्शन आता है रीअलॉक। रीअलॉक मतलब मेमोरी तो एलोकेट करनी है, लेकिन दोबारा अगर आप मेमोरी को एलोकेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया और मेमोरी एलोकेट की और बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे मतलब जो मेमोरी मैंने एलोकेट की वो ज़्यादा है या कम है, तो आप उसे चेंज करना चाहते हैं। तो इफ़ मेमोरी इज नॉट सफिशेंट फॉर मैलॉक और कैलॉक, यू कैन रीएलोकेट द मेमोरी बाय रीअलॉक फंक्शन। जो मेमोरी आपने पहले एलोकेट की, चाहे आपने मैलॉक फंक्शन से किया हो चाहे आपने कैलॉक फंक्शन से किया हो, अगर आपको बाद में लगता है कि ये मेमोरी सफिशेंट नहीं है, कम है या ज़्यादा, जो भी आपको लगता है, तो आप उसे रीएलोकेट कर सकते हैं। कौन से फंक्शन की हेल्प से, रीअलॉक फंक्शन की हेल्प से। इट चेंज द मेमोरी साइज। ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसके साइज को कम या ज़्यादा करेंगे तो मेमोरी का साइज तो बदलेगा ही। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ptr रीअलॉक ब्रैकेट में ptr कोमा न्यू साइज। अब यहाँ पर ये एक बात याद रखिए कि आपने टाइप कास्टिंग करनी है। ओके, यहाँ मैंने टाइप कास्टिंग नहीं लिखा है, लेकिन टाइप कास्टिंग आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, पैरामीटर ये भी 2 लेगा, लेकिन इसका फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, उस पॉइंटर का नाम जिसे आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं, और सेकंड पैरामीटर इसका होगा न्यू साइज, मतलब जो नया साइज आप लिखना चाहते हैं। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। आपने एक पॉइंटर लिया ptr, आपने लिखा ptr और कैलॉक मेथड की हेल्प से
आप लोग मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं, किसे? पीटीआर को। ओके, अब कुछ देर आपने आगे वर्क किया और अब आपको लगता है कि भाई ये जो मेमोरी आप लोगों ने एलोकेट की थी 50/4, मतलब जो आपने 200 बाइट्स का स्पेस कैलॉग की हेल्प से पीटीआर को एलोकेट किया था, ये ज़्यादा था। तो अब आपने क्या किया? रीअलॉक फंक्शन को यूज किया। आपने लिखा पीटीआर इक्वल टू इंट स्टार ब्रैकेट में, ये तो टाइप कास्टिंग हो गई। ओके, उसके बाद आपने लिखा रीअलॉक और इसके अंदर लिखा पीटीआर। पीटीआर क्यों? क्योंकि आप पीटीआर को दोबारा से मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। कितनी एलोकेट कर रहे हैं? 150। मतलब पहले आपने 200 बाइट का स्पेस इसे एलोकेट किया था, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? उस मेमोरी स्पेस को कम करके 150 का कर रहे हैं। ओके, तो ये फ्री बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी जो मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं उस मेमोरी को डी एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपने मेमोरी दी और आप उसे वापस लेना भूल गए, तो वो मेमोरी आपकी वेस्ट होगी। ये जो हमारा फ्री फंक्शन होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए, मतलब वापस लेने के लिए। ठीक है, तो मैलॉक, कैलॉक और री एलॉक फंक्शन हमारे काम करते हैं मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, लेकिन डी एलोकेट मतलब वापस लेने के लिए हमारे पास केवल एक ही फंक्शन है जिसका नाम है फ्री। तो द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय मैलॉक और कैलॉक फंक्शन मस्ट बी रिलीज्ड बाय कॉलिंग फ्री फंक्शन। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो जो मेमोरी है वो वेस्ट रहेगी। कब तक वेस्टेज? उस मतलब वो वेस्ट होती रहेगी जब तक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता, जब तक आप उस प्रोग्राम को क्लोज नहीं करते, जब तक वो प्रोग्राम रनिंग में रहेगा तब तक वो मेमोरी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। आपको ना तो आप उसे यूज कर पाएंगे, ना ही वो आपको वापस मिलेगी। ठीक है, तो फ्री फंक्शन का यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका सिंटेक्स बड़ा सिंपल है, आपने लिखना है फ्री और उसके बाद उस पॉइंटर का नाम जिसे आप मेमोरी को एलोकेट कर चुके हैं। भाई जिसे आपने मेमोरी दी उसी से तो वापस लेंगे ना। तो आपने पीटीआर, मान लीजिए एक फंक्शन एक पॉइंटर है पीटीआर, इसे मेमोरी एलोकेट की, तो अब आप फ्री उस पॉइंटर का नाम लिख देंगे तो वो मेमोरी आपको वापस मिल जाएगी, मतलब वो मेमोरी फ्री हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं। आपने सिंपल एक पॉइंटर बनाया, इसे मेमोरी को एलोकेट किया। मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपने कौन से फंक्शन को यूज किया? कैलॉक फंक्शन को यूज किया। कितनी मेमोरी आपने एलोकेट की? 50, साइज ऑफ इंट मतलब 200 बाइट्स। अब आपने अपने प्रोग्राम को रन किया, इसके बाद आपको लगता है कि बस अब ये वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप क्या करें? आप फ्री फंक्शन को कॉल करें, उसे वो पॉइंटर पास करें जिसे आप लोगों ने मेमोरी को एलोकेट किया था। तो अब क्या होगा? जैसे ही आप लिखेंगे फ्री पीटीआर, ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो पीटीआर को जो आपने 200 बाइट्स का स्पेस एलोकेट किया था वो फ्री हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसे हम लोग किस तरीके से करते हैं, मेमोरी को किस तरीके से एलोकेट करते हैं और किस तरीके से हम लोग उसे डी एलोकेट करते हैं। ओके, थैंक यू।